एकमात्र चीज जो कभी नहीं बदलती वो है समय का निरंतर आगे बढ़ना। ऐसा लगता है जैसे 2024 तो बस कल ही था। तुम जवान थे, मैं जवान था, दुनिया अलग थी, लेकिन ये चैनल नहीं बदला। हम यहीं थे, तुम्हें उस समय के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की सबसे बेहतरीन कहानियां सुना रहे थे। अरे शुक्रिया की जरूरत नहीं, लेकिन बात यह है कि उन प्रोजेक्ट्स में से कुछ तब से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं जब हमने आखिरी बार उन्हें देखा था। हमने बोर्डरूम डिजाइन, सक्रिय परीक्षण, कॉन्सेप्ट रेंडर और असली प्रोटोटाइप से लेकर बड़ी समस्याओं तक सफर तय किया है। तो आज हमारे साथ चलो, क्योंकि हम यादों की गलियों में जा रहे हैं, ताकि तुम्हें ये अपडेट दे सकें कि ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स अब 2026 के मध्य में कैसे चल रहे हैं। तो ये कैसे चल रहे हैं, सुनो मैं बताता हूं। तुम यकीन नहीं करोगे कि कुछ ने कितनी तरक्की की है। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर। तो 2024 में हमने रहस्यमय नाम वाले फुजियान टाइप 003 को कवर किया था, जो बीजिंग का सबसे चमकदार और नया फ्लीट कैरियर है। ये चीनी नौसेना के इतिहास का बड़ा मील का पत्थर और बीजिंग का सबसे उन्नत युद्धपोत है। ये पूरी तरह स्वदेशी सुपर कैरियर है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स लगे हैं, जिससे ये समुद्र में भारी विमानों का संचालन कर सकता है। 80,000 टन विस्थापन वाला ये पोत यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जितना बड़ा या उन्नत नहीं है, लेकिन ये चीन की नौसेना के लिए गुणवत्ता में बड़ी छलांग है और इसे असली ब्लू वाटर खतरा बनाता है। चीन के दो अन्य कैरियर लियाओनिंग और शांडोंग को देखिए, और अब फुजियान को देखिए। 60 के दशक में माओ जो कुछ भी कर रहे थे उसे भूल जाइए। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। तो तब से फुजियान ने कैसी प्रगति की है। ये अब चीन का तीसरा सक्रिय कैरियर बन गया है और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी इसका लगातार परीक्षण कर रही है। चीन अपनी नौसेना को यही कहता है। मुझे हर बार इसका जिक्र करना पड़ता है, जो थोड़ा अजीब है। असल में करियर बनाना और लॉन्च करना आसान है, रूस ने भी ये किया है, पर एक करियर स्ट्राइक ग्रुप के इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्कृति बनाना सिर्फ उसकी नाक पर शैंपेन तोड़ने और रवाना करने से कहीं अधिक है। असल में आपको उसका इस्तेमाल सीखना होता है, और चीनी नौसेना इस पर तभी से काम कर रही है जब आपने आखिरी बार फुजियान देखा था। अब उसने कुछ सार्वजनिक उपलब्धियां हासिल की हैं। इसने कई समुद्री परीक्षण किए हैं, विमान लॉन्च कर सकता है और 2025 के अंत में कमीशन हुआ था, लेकिन इसे पूरी तरह परिपक्व होने में समय लगेगा। अब चीन को कई चीजों से निपटना है। इसे जहाज, एयरविंग, एस्कॉर्ट्स, सिद्धांत और लॉजिस्टिक्स मिलाकर ऐसी स्ट्राइक क्षमता बनानी है जो बाकी नौसेना बलों व संसाधनों के साथ ठीक से काम करे। लेकिन ये सब ठीक हो रहा है। हाल ही में चीनी सरकारी मीडिया और रिपोर्टों ने 2025 के अंत तक ऑनबोर्ड कैटापल्ट से विमान लॉन्च में प्रगति दिखाई थी। उन विमानों में J-15T, J-35 और KJ-600 शामिल थे, जो किसी भी संभावित संघर्ष में बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि चीन के पास अब ऐसा विमान वाहक पोत है जिससे वो युद्ध में अपने बेहतरीन एयरफ्रेम्स को दूर तक भेज सकता है। यह सिर्फ तैरता हवाई पट्टी नहीं, बल्कि इससे भी अधिक है। ऐसा लगता है कि चीन वाकई में इसे किसी न किसी चरण में इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। आखिरकार इसका नाम फुजियान रखा गया है, जो कि मुख्य भूमि का वो प्रांत है जो ताइवान के सबसे करीब है, और शायद ये कोई संयोग नहीं है। यह राजनीतिक संदेश भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, और ये उस बड़े घटनाक्रम का हिस्सा है जिसमें ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ संभावित युद्ध की आशंका है, जिससे हर कोई डरता है कि कभी ना कभी हो सकता है। बस किसी को ये नहीं पता कि ठीक कब होगा। 8 से 10,000 समुद्री मील की रेंज के साथ यह पश्चिमी प्रशांत में पहली द्वीप श्रृंखला पार कर अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है। ये संदेश दे रहा है कि युद्ध के समय PRC सिर्फ बैठकर ये इंतजार नहीं करेगी कि अमेरिकी बंदूक लेकर आएं। नहीं, वो खुद जाकर उनसे लड़ाई करने की योजना बना रहा है, और ये ऐसी चीज है जिसके लिए अमेरिका को योजना बनानी होगी। विश्लेषक मानते हैं कि सिर्फ एक चीनी विमान वाहक पोत से अमेरिकियों को डराया नहीं जा सकता, इसके लिए और भी जरूरी है। आखिरकार कयामत के 4 घुड़सवार लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रुमन, रेथियन जनरल डायनेमिक्स को एक करना, यही युद्ध विभाग की खासियत है। चीन अभी अंकल सैम से बराबरी की लड़ाई और जीत के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी नौसेना बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि ये अकेले दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना है। फुजियान पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, ऐसा अभी सिर्फ एक ही है या 3, अगर पीछे के स्की जंप वाले भी गिने। अमेरिका के पास 20 सक्रिय विमान वाहक पोत हैं
और भी आने वाले हैं। इस मामले में चीन को अभी काफी आगे बढ़ना है, ऐसा कह सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि फुजियान की रेंज बड़ी होने के बावजूद ये पारंपरिक रूप से संचालित है, जिससे चीनी ताकत दूर तक नहीं पहुंच सकेगी। अमेरिकी परमाणु विमान वाहक पोत केवल चालक दल की अदला बदली और रखरखाव के लिए बंदरगाह लौटते हैं, इसलिए वे दिन भर घूम सकते हैं। अमेरिका के पास विमान वाहक पोतों के अनुभव, परिपक्वता और युद्ध तैयारी में भी अब भी बहुत बड़ी बढ़त है। साथ ही उसके पास ज्यादा सैन्य ठिकाने और बल की गहराई भी है। फुजियान चीनी विमान वाहक पोत बेड़े के लिए अगला कदम और भविष्य की योजना का संकेत है। और भी चीनी विमान वाहक पोत रास्ते में हैं, जिनमें रहस्यमय टाइप 004 भी शामिल है, जो अभी तक ज्यादातर पर्दे के पीछे है और बताया जा रहा है कि वो परमाणु ऊर्जा से संचालित होगा। संकेत है कि चीन अभी अमेरिका के बराबर नहीं है, लेकिन रुझान बताते हैं कि वो आगे ऐसा कर सकता है। इन चीजों में समय लगता है, इसलिए अमेरिका के पास बीजिंग से टकराव की तैयारी का कुछ समय है। फुजियान के लिए अगला मील का पत्थर और नियमित संचालन होंगे, क्योंकि चीनी विमान वाहक पोत नीति बदल रही है। ये चीनी बेड़े के साथ एकीकरण, एस्कॉर्ट और पुनः पूर्ति जहाजों के साथ संचालन और 2 विमान वाहक पोत या कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सैन्य अभ्यासों में भाग लेगा। अब हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि यह असल में युद्ध में कैसा प्रदर्शन करता है। हम इसे 10 में से 8 अंक देंगे। बड़ा जहाज, बहुत बड़ा जहाज, बहुत बड़ा डरावना जहाज। मेक्सिको इंटरओशियनिक कॉरिडोर। क्या तुम्हें याद है जब मेक्सिको ने पनामा नहर देखी और कहा, यह कितना मुश्किल होगा? मैं बताता हूं, मेक्सिको बहुत मुश्किल। हमने 2024 में इस पागलपन भरे प्रोजेक्ट को कवर किया था, जहां मेक्सिको तेहुआंतेपेक इस्तमस का पनामा नहर के ओवरलैंड विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। सिद्धांत रूप में यह रेलवे और एक लैंड ब्रिज का इस्तेमाल करके अटलांटिक से पैसिफिक तक भारी मात्रा में माल ढोने का काम करेगा। साथ ही इसके चारों ओर एक पूरा औद्योगिक क्षेत्र और इसके साथ साथ एक पैसेंजर रेल नेटवर्क भी बनाया जाएगा। मेरा मतलब है, जैसा हमने कहा, यह कितना मुश्किल हो सकता है। यह कॉरिडोर आमतौर पर 300 अरब पेसो के प्रोजेक्ट के रूप में बताया जाता है। करीब 17 अरब डॉलर की लागत में सिर्फ रेलवे नहीं, बल्कि पोर्ट्स, सड़कें, औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, जिससे ये सिर्फ 2 समुद्रों के बीच महंगी ट्रेन से कहीं ज्यादा है। 2026 के मध्य में ये कॉरिडोर आंशिक रूप से चालू ही कहा जाएगा, क्योंकि ये अधूरा है और पूरा होने की तारीख तय नहीं है। रेलवे बिछा सकते हैं, लेकिन अगर लोग उनका उपयोग नहीं करना चाहें या आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर न हो, तो यह वैश्विक व्यापार का केंद्र नहीं बन सकता। हालांकि जैसे जैसे लॉजिस्टिक्स को अपनाया जाने लगता है, कुछ सकारात्मक खबरें भी हैं। मार्च 2025 में करीब 900 Hyundai वाहनों की पायलट मूवमेंट दर्ज हुई, जो सालिना क्रूज पहुंचे। रेलवे से इस्थमस पार कर क्वासा भेजे गए, फिर वहां से अमेरिकी ईस्ट कोस्ट के लिए लोड किए गए। यह एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है जो काम करता है। इसकी पूरी क्षमता से मेक्सिको को स्पष्ट फायदे होंगे। आर्थिक तरक्की, बेहतर बुनियादी ढांचा और वैश्विक व्यापार में बढ़ता प्रभाव। कंपनियां इस बात का लाभ उठाना चाहेंगी कि माल एक महासागर से दूसरे महासागर तक कितनी तेजी से पहुंच सकता है, बिना पनामा नहर की भीड़ में फंसे हुए इंतजार किए। यह उन कंपनियों के लिए एक वास्तविक विकल्प प्रदान करता है जो जोखिम उठाने और इसे आजमाने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि इसमें एक यात्री लाइन भी शुरू होने वाली है। नवंबर 2025 में रेलवे की पहली यात्री लाइन, लाइन के इस्तापापा और टोलुका के बीच खुली। दक्षिण की ओर का हिस्सा इस साल कभी भी पूरा हो सकता है, अगर सभी समय सीमाएं पूरी हो जाती हैं। सिद्धांततः यह आम मैक्सिकन लोगों को आर्थिक कॉरिडोर से जोड़ने में मदद करेगा, जिससे व्यापार, उद्यमिता और नए मौके मिलेंगे और ये पूरे देश में फैल सकते हैं। लेकिन सब इतना सरल नहीं है। आखिरकार यह मेक्सिको है। दिसंबर 2025 के आखिर में इंटरओशियनिक कॉरिडोर की ट्रेन ओआक्साका के पास पटरी से उतरती है, जिसमें 14 की मौत और 98 घायल होते हैं। दुर्घटना का कारण ट्रेन का तेज मोड़ लेना था। पूरी वित्तीय लागत ज्ञात नहीं है, लेकिन 2026 की वसंत तक 100 से अधिक पीड़ितों ने ऑपरेटर से मुआवजा समझौते किए। ऐसा लगता है कि मैक्सिकन सरकार कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला के रूप में अधिक जवाबदेही और विश्वसनीयता की मांग कर रही है, और ये बात समझ में आती है। अगर आप पनामा नहर के इस ओवरग्राउंड विकल्प को दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए किसी भी तरह से उपयोगी और व्यावहारिक साबित करना चाहते हैं, तो यह मदद करता है अगर आप यह गारंटी दें कि उनकी कीमती चीजें ले जाने वाली ट्रेनें नशे में धुत छोटे बच्चे की तरह रोलर स्केट्स पहनकर पलटेंगी नहीं। इसका अगला लक्ष्य समीक्षा के बाद प्रमाणित पुनः प्रारंभ करना और चीजों को फिर से पटरी पर लाना है। लेकिन यह आसान नहीं है,
क्योंकि इस कॉरिडोर के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तो ये मेक्सिको है और इसका मतलब है कि कार्टेल्स हमेशा मौजूद रहते हैं, चाहे आप उन्हें वहां चाहें या नहीं, और शायद आप नहीं चाहेंगे। 2025 के अंत में रिपोर्टिंग ने कॉरिडोर के आर्थिक महत्व को संगठित अपराध और सरकार की बढ़ती रुचि से जोड़ा, जिससे सरकार ने संघीय सुरक्षा बल तैनात किए। ये कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसा लॉजिस्टिक हब नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले कार्टेल्स के लिए सोने की खान जैसा है। राज्य की जिम्मेदारी है कि वो इस कॉरिडोर को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए, क्योंकि अगर कार्टेल्स ने आपका अमेज़न पैकेज पकड़ा तो वो वापस नहीं मिलेगा। ये दर्शाता है कि ये कॉरिडोर मेक्सिको की सुरक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका संचालन अभी मेक्सिको के नौसेना सचिवालय के तहत है। आदिवासी और पर्यावरण समूहों ने कॉरिडोर के पास औद्योगिक पार्कों व भूमि उपयोग का विरोध किया है। वहां की कुछ भूमि आदिवासी पूर्वजों की है और पर्यावरण समूहों ने निर्माण से हुए प्रदूषण व प्रजातियों के आवास विनाश की निंदा की है। पुएर्तो मादेरो में खबरों के अनुसार भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं के चलते संघीय अदालत को कॉरिडोर के पास औद्योगिक पार्क निर्माण रोकना पड़ा। नागरिक समाज समूहों ने परियोजना क्षेत्र में धमकी, हमले और अधिकार उल्लंघन की सूचना दी है। यह शुरुआती स्तर पर शामिल होने वाले व्यवसायों के लिए बहुत पैसा कमाने की संभावना है, इतना कि भ्रष्टाचार और खातों में हेराफेरी एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है जब व्यवसाय बढ़त हासिल करने की कोशिश करते हैं। कार्टेल्स तो हैं ही, पर मेक्सिको को उन निर्दयी व्यापारियों से भी सतर्क रहना चाहिए जो अपना साम्राज्य बढ़ाने को कुछ भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर इंटर-ओशियानिक कॉरिडोर के लिए अगला बड़ा कदम सिर्फ रिबन काटने या परेड से ज्यादा इसके सुदृढ़ीकरण पर है। यह है कि व्यवसाय इस कॉरिडोर पर टिके रहें, पैसेंजर रेल का विस्तार हो और विदेशी कंपनियां इस वैकल्पिक मार्ग को आजमाएं। सूखे के कारण पनामा नहर कभी-कभी पूरी क्षमता से कम पर चलती है। अगर ये रुझान जारी रहा या और बिगड़ा तो मेक्सिको का कॉरिडोर कमी पूरी करने को तैयार रहेगा। आशा है सिकारियोस पहले अपनी जड़ें नहीं जमा पाएंगे। इसे 10 में से 5 अंक देते हैं। जब तक वे पटरी से उतरने की समस्या नहीं सुलझाते, इससे ज्यादा अंक नहीं मिल सकते। आखिरी बार सुना था कि डबलिन के बीचों बीच आयरलैंड का नया बच्चों का अस्पताल खुलने वाला है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में नया युग आएगा, है ना? असल में नहीं, पूरी प्रक्रिया देरी, जरूरत से ज्यादा बढ़े बजट और ये जानने की कवायद थी कि एक अकेला अस्पताल कितनी ज्यादा महंगी कीमत तक पहुंच सकता है, इन सब का एक बड़ा गड़बड़झाला बन गई थी। स्पॉइलर अलर्ट, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा महंगा है, जिसकी कीमत 2.5 अरब यूरो से भी कहीं ज्यादा है। ये हर एक आयरिश व्यक्ति के लिए 530 यूरो बनता है। ध्यान दें कि इस अस्पताल की शुरुआती लागत लगभग 650 मिलियन यूरो तय की गई थी, और अब आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कैसे एक अस्पताल अपनी बजट सीमा से लगभग 4 गुना ज्यादा खर्च कर सकता है और फिर भी अभी तक खुला नहीं है। ऐसा ही होता है जब आप सिर्फ एक साइकिल शेड पर 3,36,000 यूरो खर्च कर देते हैं। इस परिसर में सिर्फ अस्पताल ही नहीं, बल्कि एक रिसर्च लैब, परिवार के लिए आवास और यहाँ तक की विशेष सेवाएं भी होनी थीं। लेकिन इन सभी अतिरिक्त चीजों की वजह से ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल हो गया है। ये अस्पताल अब आयरिश राजनीतिक दर्द का प्रतीक बन गया है और जैसा कहा, यह अभी तक खुला नहीं है। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि 2024 के बाद से जिन प्रोजेक्ट्स को हमने कवर किया है, उनमें से कुछ की प्रगति देखकर आप हैरान रह जाएंगे, और इस मामले में ये सच है। हम सबसे ज्यादा जिस चीज से हैरान हैं, वो है प्रगति की पूरी तरह से कमी। 2026 अप्रैल के अंत में एक और बड़ा मील का पत्थर चूक गया, जबकि इसे पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, पर यह पहले की डेडलाइन से भी देरी थी। ये चीज समय पर और बजट में काम नहीं कर सकती। ऐसे ही रहा तो इसे मानद सऊदी गीगा प्रोजेक्ट कहना पड़ेगा। चिल्ड्रंस हेल्थ आइलैंड, जो कि वह सरकारी संगठन है जो अंततः अस्पताल को चलाएगा, उसने भी कहा कि अस्पताल पूरा होने के बाद उन्हें कम से कम 7 महीने चाहिए होंगे ताकि वे बिल्डिंग को कमीशन कर सकें, कमरों को तैयार कर सकें, उपकरण लगा सकें, स्टाफ को ट्रेन कर सकें और शिफ्टिंग की तैयारी कर सकें। वसंत 2026 में सबूतों से पता चला कि अस्पताल में 12,000 से ज्यादा खामियां थीं और कम से कम 15 ऑपरेशन थिएटरों के फर्श पूरी तरह बदलने थे। आपके नए बच्चों के अस्पताल में लीक और डक्ट सफाई की गंभीर समस्याएं हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये तो छोड़िए कि मंत्री इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो कमरे दिए जा रहे थे वे बीमार बच्चों की देखभाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मेरा मतलब है, सुनिए, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हम ज्यादा वादे किए जाने और कम डिलीवरी को माफ कर सकते हैं,
हम बजट से ज्यादा खर्च और देरी को भी झेल सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज अकेले में शायद इतनी बड़ी अपडेट भी नहीं होती। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ की अयोग्यता है, जिसमें वादे ज्यादा, डिलीवरी कम, देरी और बजट से ज्यादा खर्च शामिल है। अस्पताल को सही तरीके से उसके उद्देश्य के लिए बनाया भी नहीं जा रहा है, ताकि पूरा होने के बाद काम कर सके। कमरों को अभी भी तैयार करना बाकी है, उपकरण लगाए नहीं गए हैं, स्टाफ की भर्ती नहीं हुई है, कोई प्रशिक्षण भी नहीं चल रहा है। दूसरे केंद्रों से बीमार बच्चों को अस्पताल शिफ्ट करने की अब कोई तय समय सीमा नहीं है। यह शॉपिंग सेंटर नहीं है जहां आप सब कुछ ठीक होने तक अस्थायी समाधान लगा सकें। नहीं, यह एक अत्यंत जटिल बाल चिकित्सा अस्पताल है। बाम आइलैंड्स, जो अस्पताल बनाने में समय ले रही है, अब तक नहीं बता पाई कि अस्पताल कब तैयार होगा और हैंडओवर कब होगा। तब तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा और ये इतना आसान भी नहीं है। जैसा बताया, सब कुछ पूरा होने पर ही ऐसा होगा। हाँ, अस्पताल शुरू होने में 7 महीने लगेंगे, लेकिन असली चुनौती दर्जनों बीमार बच्चों को वहां शिफ्ट कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना है। हर देरी अस्पताल खुलने और बच्चों की स्वास्थ्य सेवा को और पीछे धकेल रही है। हम समझते हैं कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन यहाँ मामला अलग है। ये अनावश्यक अक्षमता है जो जनहित में सार्वजनिक खर्च पर चीजें रोक रही है। बच्चों को शिफ्ट करना भी आसान नहीं है। लगभग 150 सबसे बीमार बच्चों को अगर नया अस्पताल खुलता है, मौजूदा मेडिकल सुविधाओं से सुरक्षित वहां ले जाना होगा, जिससे समय सीमा और जटिल हो जाती है। जैसे सर्दियों में बच्चे को ले जाना गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकता है और अस्पताल का उद्देश्य विफल हो सकता है। एक चरणबद्ध या टुकड़ों में शुरुआत करना गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जब अस्पताल अभी भी बन रहा हो तब उसे चलाना बहुत मुश्किल होता है, जिससे मरीजों को खतरा हो सकता है। कुछ आलोचक कहते हैं कि इसमें उम्मीद से कम बिस्तर होंगे, जो बढ़ती लागत के कारण समस्या है। आखिरकार, भले ही यह अस्पताल एक जटिल चिकित्सा सुविधा है, लेकिन यह कोई ऐसा क्रांतिकारी प्रोजेक्ट नहीं है जिसे इतनी देरी और खर्च का औचित्य दिया जा सके। आयरिश सरकार ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये क्यों हुआ। अस्पताल के निर्माण को लेकर हर स्तर पर कई जांचें हो चुकी हैं और उंगलियां हर दिशा में उठ रही हैं। ठेकेदारों से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीमों तक, डिजाइनरों तक, यहां तक कि आयरिश सरकार की ओर भी, जिसने शुरुआत में ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। ये देखते हुए कि इसे शुरू में 2022 में खुलना था और जितना पैसा खर्च हो चुका है, उसके मुकाबले 2027 की न्यूनतम तारीख बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। अस्पताल के लिए अगला कदम बिल्कुल साफ है, किसी भी तरह से बस इसे खोल दो, बशर्ते कि ऐसा करना सुरक्षित हो। उम्मीद है कि आयरलैंड इस राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की परेशानी को पीछे छोड़ पाएगा और अगली बार के लिए कुछ सीख सकेगा। बजट ज्यादा खर्च होने के कारण अस्पताल को 10 में से सिर्फ 3 अंक देना सही है। वे अभी बना रहे हैं, इसलिए 3 अंक मिलते हैं, बस इतना। 2024 में हम लॉकहीड मार्टिन और नासा की उस परियोजना की बात कर रहे थे जिसका लक्ष्य X-59 मिशन को साकार करना था, जो किसी हद तक कॉनकॉर्ड को फिर से बनाने जैसा था। मेरा मतलब है, बिल्कुल वैसा नहीं, लेकिन ये बहुत मिलता जुलता तो दिखता है ना? अब उनकी योजना ऐसा सुपरसोनिक विमान बनाने की थी जो जमीन के ऊपर उड़ते हुए सोनिक बूम के बजाय हल्की थंप जैसी आवाज करे। इसके बजाय यह लगभग 75 परसीव्ड डेसिबल ही रहेगा, जबकि पारंपरिक सुपरसोनिक विमान 100 से ज्यादा डेसिबल आवाज करते हैं। ये एक पूरी तरह से अजीब दिखने वाला विमान है, जैसा कि आप उस वीडियो से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा डिजाइन खास तौर पर शॉकवेव्स को कम करने के लिए बनाया गया है। इसकी बेहद लंबी नाक, पतले पंख और इसके बाकी सारे अनोखे फ्लैप्स और सेंसर 2 काम करने के लिए हैं। पहला काम, सोनिक बूम को कम करना। दूसरा काम, पहले काम से जुड़ा डेटा रिकॉर्ड करना। इसका कॉन्सेप्ट काफी सीधा है। अगर आप ऐसे सुपरसोनिक विमान बना सकते हैं जो जमीन पर आम लोगों के लिए ज्यादा परेशानी न पैदा करें, तो उस पर कई तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं, जिससे समाज और ज्यादा प्रभावी हो सकता है। कल्पना करें कि माल, डाक या यात्री यात्रा भी सुपरसोनिक गति से हो। ये एक ऐसा मौका है जो चीजों के चलने के तरीके में क्रांति ला सकता है और आम व्यक्ति के लिए दुनिया को और भी छोटा बना सकता है। मैक 1.4 यानी लगभग 924 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करना, जैसा कि X-59 से प्रेरित विमान एक दिन लोगों को करने की अनुमति दे सकते हैं, सही परिस्थितियों में यात्री उड़ान के समय को आधा तक कम कर सकता है। लंदन से न्यूयॉर्क की यात्रा
सिर्फ 3.5 घंटे में हो सकती है, जो आमतौर पर महाद्वीपों के बीच यात्रा से कहीं तेज है। अंतिम लक्ष्य है कि नासा रेगुलेटर्स को सोनिक थंप स्वीकार्य मानने के लिए मना ले, जबकि पहले सोनिक बूम स्वीकार्य नहीं था। हाँ, शब्दों का खेल जानबूझकर किया गया है। एक बार जब सभी डेटा इकट्ठा हो जाएगा और लोगों की प्रतिक्रियाएं नासा द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाएंगी, तो रेगुलेटर यह तय करने में सक्षम होगा कि यह विचार अमेरिकी जनता के लिए सुरक्षित है या नहीं। और अगर संबंधित अधिकारी ये तय करते हैं कि सोनिक थंप पूरी तरह से ठीक है, तो फिर तो हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना? X-59 ओवरलैंड सिविल सुपरसोनिक उड़ान पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार की शुरुआत है, जो इसकी बनावट को देखते हुए विडंबनापूर्ण भी है। क्या 2026 में टेस्ट फ्लाइट्स के दौरान कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक बहुत कम समय में उड़ान से पूरे अमेरिका में सोनिक थंपिंग होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगला कदम धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर भी नासा और लॉकहीड मार्टिन हमारी सुविधा के लिए भौतिकी के नियम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। 2026 मध्य तक पहली सार्वजनिक टेस्ट फ्लाइट नहीं हुई है, लेकिन निराश ना हो, कार्यक्रम ग्राउंड टेस्टिंग और पहली उड़ान की तैयारी में है। बहुत सारे अपडेट्स जो आ रहे हैं, वे आसमान में उड़ने या कोई शानदार करतब दिखाने से कम और प्रक्रियात्मक व प्रशासनिक मामलों से ज्यादा जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए 2024 के अंत में नासा ने घोषणा की कि विमान को अपनी आगामी टेस्टिंग के दौरान तेज उड़ान भरने की अनुमति मिल गई है। ये बात सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन जब आप समझते हैं कि सही गति तक पहुंचकर सोनिक थंप का परीक्षण करना ही असली मकसद है, तो ये काफी अहम हो जाता है ना? ये आगे चलकर टेस्टिंग फेज के दौरान बार बार की जाने वाली स्पीड बढ़ाने की प्रक्रिया में थोड़ा समय बचाएगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे माइलस्टोन होते हैं और इनकी संख्या कम करने के लिए जो भी किया जा सकता है वह निश्चित रूप से मददगार होगा। बस अभी के लिए यह ज्यादा रोमांचक नहीं लगता। 2025 में एक और अपडेट आया, जब नासा ने पुष्टि की कि X-59 आधिकारिक तौर पर अपने टैक्सी टेस्ट शुरू करेगा। तो हम कम से कम इतना तो जानते हैं कि पहिए काम कर रहे हैं और इंजन में इतनी ताकत है कि वो विमान को अपनी खुद की शक्ति से आगे खींच सके, न कि हैंगर में दुनिया के सबसे महंगे डोर स्टॉप की तरह फंसा रहे। आप या मेरे लिए ये कि वो चल सकता है शायद उड़ाने का बहाना हो, लेकिन नासा और लॉकहीड मार्टिन को स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे नियमों का पालन करना पड़ता है, खासकर प्रयोगात्मक विमानों के साथ। हम जानते हैं ये निराशाजनक है। अमेरिकी FAA ने अक्टूबर 2025 में X-59 के लिए विवादित उड़ान मार्ग घोषित किया है, जिससे यह हर समय आसमान के करीब आ रहा है और आयरिश अस्पताल की तरह नहीं, जहां सब कुछ एक साल टलता है। यह चीज आ रही है। यह बस समय की बात है, जब तक हम सच में देख नहीं लेते कि यह क्या कर सकता है। हमें बस इतना चाहिए कि सब कुछ सही तरीके से हो जाए ताकि परीक्षण उड़ानें कराई जा सकें। एक तरह से सारा मुश्किल हिस्सा अब खत्म हो चुका है। हमें बस इंतजार करना है और देखना है कि परीक्षण उड़ान कब होती है और डेटा रिकॉर्ड होना कब शुरू होता है। राजनीतिक क्षेत्र में आने पर मंजूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि कई विशेष हितों वाले समूहों की भी सहमति चाहिए। यही स्थिति है। ये परियोजना डेटा, इंजीनियरिंग समस्याओं, जनता की राय, राजनीतिक दबाव, लागत और शेयर धारकों की चिंता पर निर्भर करती है। गहरी सांस लें। आशा है ये मुश्किल रास्ता पार हो, ताकि एक दिन सही कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय पिज्जा डिलीवरी संभव हो। शायद हम सब ऐसी दुनिया में जीने के हकदार हैं जहां अंतरराष्ट्रीय पिज्जा डिलीवरी हो। हाँ, ये शायद वही प्रोजेक्ट है जो सफल होने पर आम आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। 10 में से 8। प्रोजेक्ट क्वार्टर हॉर्स। ये हाई स्पीड एयरक्राफ्ट है जो एविएशन मेगा प्रोजेक्ट्स में अलग फ्लेवर है। हम सिर्फ सुपरसोनिक नहीं बल्कि हाइपरसोनिक का लक्ष्य बना रहे हैं। क्वार्टर हॉर्स हर्मियस का प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य एयरक्राफ्ट को प्रैक्टिकल हाई मार्क स्पीड्स तक ले जाना है, जिसे कई लोग रैपिड आइटरेशन रूट भी कहते हैं। हर्मियस के लिए इसका मतलब है कि हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की दिशा में लगातार ज्यादा जोखिम वाले डेमोन्स्ट्रेटर बनाना, बजाय इसके कि एक ही बार में अपने लक्ष्य को हासिल किया जाए। हालांकि लगातार नए वर्जन बनाने की लागत में यह एक बड़ा छलांग जैसा ही है, लेकिन इससे लंबे समय में जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है वह काफी अहम है। मार्क 1.2 से मार्क 5 तक स्पीड सुपरसोनिक होती है। मार्क 5 से ऊपर हाइपरसोनिक कहलाती है। मानव संचालित एयर ब्रीदिंग प्लेन अभी तक हाइपरसोनिक स्पीड पर नहीं गया। सबसे तेज SR-71 ब्लैकबर्ड था, जो ऊंचाई पर लगभग मार्क 3.3 की स्पीड से उड़ सकता था। नासा का X-43A मार्क 9.6 तक पहुंचा, लेकिन वह मानव रहित था। 60 के दशक का एक 15 मानव संचालित और रॉकेट से चलता था।
एयर ब्रीदिंग नहीं था। हर्मियस इस एविएशन सीमा को तोड़ना चाहता है, लेकिन ये इंसानियत की भलाई के लिए नहीं है। हाइपरसोनिक विमान सबसे पहले विकसित करने वाले देश की सेना के लिए गेम चेंजर होंगे। हाइपरसोनिक विमान ज्यादातर मौजूदा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को बेकार कर देंगे। ये सेनाओं को सुरक्षित लक्ष्यों पर तुरंत हमला कर जल्दी लौटने देगा, इससे पहले कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम कह पाएं। सोचिए, ऐसा विमान जो 1 घंटे में दुनिया के आधे हिस्से तक पहुंच सके और सहयोगियों की मदद कर सके। यह एक गंभीर भूराजनीतिक संपत्ति है जो सैन्य मामलों में एक छोटी क्रांति तक बन सकती है। यह वह शब्द है जिसका उपयोग उस तकनीकी प्रगति के लिए किया जाता है जो हमारे युद्ध लड़ने के तरीके को बदलने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण हो। इसका एक अच्छा उदाहरण यूक्रेन में ड्रोन होंगे। तो फिर जब से हमने पिछली बार देखा था, तब से हर्मियस की विश्व विजय की योजना कैसी चल रही है? खैर, यहाँ जो अपडेट है वो वास्तव में बहुत साफ सुथरा और स्पष्ट है। हर्मियस के एक विमान ने सुपरसोनिक उड़ान हासिल कर ली है। ये हाइपरसोनिक नहीं है, पर यह शुरुआत है। मई 2025 में हर्मियस ने कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर क्वार्टर हॉर्स मार्क 1 का उड़ान परीक्षण किया। फिर क्वार्टर हॉर्स मार्क 2.1 जो F-16 जितना बड़ा है और प्रैट एंड विटनी F-100 इंजन से चलता है, ने मई 2026 में मार्क 1.21 की गति पाई। और अब यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कुछ और नहीं भी हो तो यह एक अवधारणा का प्रमाण और वास्तविक प्रगति दिखाता है। इसका मतलब यह बताने की कोशिश है कि अगर इसका आकार लगभग F-16 जितना है, वही इंजन इस्तेमाल करता है जो F-16 में है और F-16 की तरह सुपरसोनिक जा सकता है, तो इसमें कुछ खास प्रभावशाली बात नहीं है। F-16 बिना रुके मैक 2.2 तक उड़ सकता है। तो कोर्ट हॉर्स इसमें खास क्या है? ये तो F-16 जैसा ही दिखता है। देखिए, कोर्ट हॉर्स F-16 नहीं है। ये एक नया प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य अलग है। ऐसी कोई चीज विकसित करना जो अब तक बनाए गए सबसे तेज जेट्स में से एक जैसी उपलब्धियां हासिल कर सके। उसे बड़े पैमाने पर नाकामी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर वे यहीं रुक जाते हैं तो शायद ये नाकामी मानी जाएगी। लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है कि हर्मियस अपनी उपलब्धियों पर ही रुकना चाहता है, क्योंकि वह पहले ही मार्क 2.2 बना रहा है और मार्क 2.3 भी रास्ते में है। हर्मेउस के संस्थापक और चेयरमैन AJ पिपिकार ने कहा, यह उड़ान आधुनिक विमानन में दुर्लभ निष्पादन गति दिखाती है। वे सही हैं। अगर आप हाइपरसोनिक हासिल करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट से सुपरसोनिक तक इतनी जल्दी पहुंचना काबिले तारीफ है। ध्यान दें, आयरिश चिल्ड्रन हॉस्पिटल, अमेरिकी सरकार को भी जो दिख रहा है वो पसंद आ रहा है और रक्षा प्रतिष्ठान इस परियोजना में स्पष्ट रूप से रुचि दिखा रहा है। मई 2026 में हर्मियस ने बताया कि अमेरिकी डिफेंस इनोवेशन यूनिट के साथ उनका अनुबंध संशोधित होकर $219 मिलियन की अधिकतम सीमा तक बढ़ गया है। इस अनुबंध का उद्देश्य अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के लिए उच्च गति पर पेलोड रिलीज और हाई मार्क उड़ान का प्रदर्शन है। इसका मतलब है कि अमेरिकी रक्षा उद्योग देख सकता है कि यह कहां जा रहा है और वे इसे वहां जल्दी पहुंचाने के लिए विकास तेज कर रहे हैं। हर्मेउस ने मई में बताया कि वो नया CEO नियुक्त करेगा और संस्थापक पिप्पी का चेयरमैन बनेंगे, जिन्होंने $500 अरब से ज्यादा की निजी पूंजी जुटाई है। अब पैसे बड़े पैमाने पर आना शुरू हो गए हैं और अगर हर्मेस की तेज प्रगति को देखा जाए तो जल्द ही एक के बाद एक डोमिनोज गिरते चले जाएंगे। जिस चीज ने इसे इतना लोकप्रिय निवेश बना दिया है वो ये है कि हर्मेस की सफलता को देखना वास्तव में इतना मुश्किल नहीं है। SR-71 ब्लैकबर्ड का विकास शीत युद्ध के दौरान हुआ था, उसी तरह F-16 और उसे शक्ति देने वाला मूल F-100 इंजन भी। इससे पहले जिन अन्य समान उपलब्धियों का हमने जिक्र किया था वे भी हासिल की जा चुकी हैं। कोई कारण नहीं जिससे कहा जाए कि थोड़ी रिसर्च, पैसा, मेहनत, तकनीकी प्रगति और समय से हाइपरसोनिक मानवयुक्त हवा से ऑक्सीजन लेने वाली उड़ान हासिल नहीं हो सकती। शायद यही वो समय है जब आपको ब्रेक लगानी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। लगातार हाइपरसोनिक गति वाले नए इंजन विकसित करने में समय लगेगा। हम हाइपरसोनिक मिलिट्री जेट्स के करीब नहीं हैं और ऐसी तकनीक विकसित होने में समय लगेगा ताकि वो परिपक्व और प्रभावी बन सके, जैसा हर तकनीक के साथ होता है। और मैं कहूंगा 1 सेकंड में 1 मील कमाल है। संक्षिप्त रूप में कहे तो बात यह है, हम बड़ी प्रगति देख रहे हैं जो एक दिन वह हाइपरसोनिक सपना बन सकती है जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे हैं। हम अभी अंतिम चरण में नहीं हैं, लेकिन यह अब क्षितिज पर दिखने लगा है जो वाकई रोमांचक है। हर्मेउस का अगला कदम दिखने में आसान लेकिन करना मुश्किल है और वो है और तेज जाना। हम इसे 9/10 देंगे। तेज लड़कों ने शानदार काम किया है, कृपया और तेज हो। अंतरिक्ष पर्यटन।
2024 में मेगा प्रोजेक्ट्स पर बनाए गए वीडियो में से एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष पर्यटन पर था। उस समय अंतरिक्ष पर्यटन अमीर लोगों के लिए एक नया अनुभव था जिसे वे अपनी जिंदगी में एक बार आजमा सकते थे, अगर उनके पास इतना पैसा हो कि वे उसे वहां पहुंचने के लिए ईंधन में जला सकें। तो क्या अब भी ऐसा ही है? और हां, बिल्कुल। क्या आप अपने टैक्स ब्रैकेट के किसी को अंतरिक्ष जाते देखते हैं? शायद नहीं, लेकिन जैसा पहले था वैसा ही रहने के बजाय अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग अब इतना परिपक्व हो रहा है कि अलग अलग व्यापार मॉडल उभरने लगे हैं जो बिल्कुल अलग रास्तों पर जा रहे हैं। पहला है वो अंतरिक्ष अनुभव जिसे आप सबने शायद सुना है, सबऑर्बिटल फ्लाइट। आप एक बहुत बड़ी रकम चुकाते हैं, आमतौर पर सैकड़ों हजारों डॉलर, ताकि आप अंतरिक्ष की आधिकारिक सीमा, जिसे कारमन रेखा कहा जाता है, के ठीक ऊपर जा सकें, जो लगभग 100 किलोमीटर ऊपर है। वहां आप कुछ मिनट भारहीन रहते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, फिर लौट आते हैं। यह अनुभव करीब 10-15 मिनट का होता है, बस यही है। दूसरी तरह का मिशन ऑर्बिटल होता है। आप ऊपर जाकर कुछ दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की परिक्रमा करते हैं और फिर लौट आते हैं। इसके मुकाबले ऊपर जाकर जल्दी लौटना मामूली लगता है, हालांकि एक टिकट कई करोड़ डॉलर की है। अंतरिक्ष यात्रा बहुत महंगी है। सोचिए, यह केवल अति अमीर लोगों, निजी अंतरिक्ष यात्रियों, विज्ञान कार्य करने वाले प्रायोजित मिशनों और उन असली अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए आरक्षित है जो सस्ती नकली क्रैब जैसी अनुभव से संतुष्ट नहीं हो सकते। यहाँ कई अलग अलग लोग और संस्थाएं शामिल हैं, तो क्या वे 2024 के बाद आगे बढ़े हैं? खैर, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की सेवा देना चाहते हैं। अंतरिक्ष पर्यटन का जो महंगा संस्करण है वह फिलहाल वास्तव में ज्यादा मजबूत व्यवसाय हो सकता है। ब्लू ओरिजिन वह कंपनी है जो इस बदलाव को सबसे ज्यादा दर्शाती है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक और बहुत चमकदार सिर के मालिक। अच्छा किया जेफ बेजोस की कंपनी ने 2026 की शुरुआत में कहा कि न्यू शेपर्ड प्रोजेक्ट पर काम 2 साल के लिए रोका जाएगा। न्यू शेपर्ड कंपनी का हिस्सा ऊपर नीचे जाता था, लेकिन अब ज्यादा संसाधन चंद्र मानव उड़ान पर लग रहे हैं। न्यू शेपर्ड ने 38 उड़ानों में करीब 98 लोग और 200 से ज्यादा रिसर्च पेलोड्स ले जाए हैं, जिससे इंडस्ट्री के कई लोग हैरान हैं। बाजार में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला पर्यटन वाहन अब मूल रूप से बाजार से हट गया है। वहीं वर्जिन गैलेक्टिक फिलहाल एक तरह की प्रतीक्षा की स्थिति में है। कंपनी ने 2026 के अपडेट में बताया कि पहला नया अंतरिक्ष यान अब ग्राउंड टेस्टिंग में है। उड़ान परीक्षण 2026 की तीसरी तिमाही में होंगे और सफल रहे तो व्यावसायिक उड़ानें चौथी तिमाही में शुरू होंगी। सीटों की बिक्री फिर से शुरू हो गई है। एक सीट की कीमत $7.5 लाख है। वर्जिन के नए जहाज हफ्ते में 2 बार उड़ेंगे और करीब 500 मिशन पूरे करेंगे। लेकिन अगर ब्रेंसन उन लोगों के लिए इकलौता नाम बन जाते हैं जो पूरी पृथ्वी के साथ सिर्फ एक सेल्फी लेना चाहते हैं, तो कारोबार बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑर्बिटल क्षेत्र में वाकई जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। स्पेसएक्स और एक्सियम जैसी कंपनियां अब वाकई अनोखे निजी अंतरिक्ष मिशन बेच सकती हैं जो कई दिनों तक चलते हैं। ये कंपनियां इन्हें कंपनियों, देशों, बेहद अमीर लोगों या किसी भी ऐसे व्यक्ति को बेच सकती हैं जो भुगतान करने को तैयार हों, और ये हमेशा वही बेहद अमीर लोग होंगे क्योंकि ये सब बहुत महंगा है। स्पेसएक्स जैसी कंपनियां जिन्हें इलॉन मस्क चलाते हैं, असली मिशन लॉन्च करने के लिए जरूरी ढांचा रखती हैं, न कि सिर्फ छोटी सैर के लिए। और सच कहें तो अगर आप वाकई एक असली ईमानदार अरबपति हैं जिसके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, तो आप वो नहीं करेंगे जो केटी पेरी ने किया था। आप तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर देखना चाहेंगे, है ना? नासा, स्पेसएक्स और एक्सियम जैसी कंपनियों के साथ मिलकर AX-5 जैसे मिशनों पर काम कर रहा है, जो जनवरी 2027 में ही हो सकता है। डियर मून सर्कुमलूनर टूरिज्म प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स 2024 में रद्द हो गए थे। इसलिए ऐसे संगठनों के लिए जोखिम है जो बड़े लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस के प्रचार और पैसों का संतुलन नहीं बढ़ा सकते। ब्लू ओरिजिन की पुनर्गठन प्रक्रिया भी यही दिखाती है। अंतरिक्ष मोनोपोली का पहला विजेता बनने की दौड़ तेज है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए 2 रास्ते अपनाए जा रहे हैं। एक धीमा सबऑर्बिटल कंज्यूमर मार्केट है और एक गंभीर ऑर्बिटल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मार्केट है, जो पारंपरिक टूरिज्म की बजाय कमर्शियल एक्सपेडिशनरी स्पेस फ्लाइट जैसा है। इतना कहना काफी है कि दूसरा वाला विकल्प शायद कम समय और मध्यम अवधि में ज्यादा पैसा कमाएगा, जबकि हम में से बाकी लोगों को उस बुनियादी अनुभव के सस्ता होने का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल लंबी दूरी की मनोरंजन के लिए स्पेस फ्लाइट ज्यादातर सिर्फ ब्रोशर में ही है और सितारे अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं।
हम स्पेस टूरिज्म के लिए इसे 10 में से 7 अंक देंगे। ऑपरेशन अरबपतियों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, पर प्रगति जारी है। देखने के लिए धन्यवाद।